हम तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। लास्ट चैप्टर ये हमारा चल रहा है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये आखिरी चैप्टर है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस emission ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद जो emission होता है रेडिएशन का अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। मैंने आपको पहले ही बताया कि 83 से ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियाई, और ये मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन खारिज करते हैं और खुद ब खुद खारिज होती हैं। स्पॉन्टेनियस emission होता है, उसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इमिट सच रेडिएशन, वो एलिमेंट जो ये रेडिएशन खारिज करते हैं आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। थ्री टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूजुअली इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तीन तरह की रेडिएशन इमिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन। ठीक है, ये बीटा से जाहिर किया होता है, गैमा ये है, वो उधर लिखना ख्याल नहीं रहा। These three form of radiation were studied by using स्कीम शोन। अब ये एक स्कीम बताई हुई है, इससे रेडिएशन जाहिर हुई है। ये सामने जो है ना, हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई होती है, ठीक है, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इधर भी और इधर भी अप्लाई करते हैं। और ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसको हमने एक वो एलिमेंट अभी मैं बता देता हूँ, एक मिनट है, लेड। हाँ, इसको हमने लेड में रखा होता है। लेड आप समझते हैं लोहे की तरह होता है, लेकिन ज़रा लोहे से भारी होता है। ये रेडिएशन को एक साइड पे खारिज नहीं होने देता, वो जिधर से ये खुला हुआ था उधर से ही रेडिएशन बाहर आती है। ठीक है, वैसे हमने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लैब में पढ़ा होता है, इधर तो नहीं है हमारे पास, तो जो एक्सपेरिमेंट भी नहीं है इसका। लेकिन जब आप कॉलेजेस या बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा, तो वो लेड के अंदर पड़ा होता है। लेड, ये जैसे ये लेड ब्लॉक है, तो इसके अंदर पड़ा होगा। और ये लेड की प्रॉपर्टी है कि ये रेडिएशन निकलने नहीं देती, यानी कि लीक नहीं होने देती, तो वो महफूज पड़ा होता है उसके अंदर। फिर उसको वहाँ से निकाल के हम अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन तरह की रेडिएशन निकलती है। एक अल्फा पार्टिकल होते हैं, एक बीटा पार्टिकल होते हैं। अल्फा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव रेज होंगे। बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव रेज होंगे। ठीक है, और गैमा जो है अनडिफ्लेक्टेड, यानी जो बगैर डिफ्लेक्ट हुए आगे चला चले जाएगा, सामने फोटोग्राफिक प्लेट होगी उससे टकराएगा। फिर उसको हम डेवलप करेंगे और हमें स्पॉट से पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आए हैं। अब ये जो है बीटा पार्टिकल ज़्यादा बैंड होंगे, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा बैंड नहीं होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, थ्री फॉर्म ऑफ रेडिएशन वर स्टडी बाय यूजिंग स्कीम शोन। द रेडियोएक्टिव सोर्स प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सोर्स स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट। अब दो ले लिया है, अल्फा बीटा बैंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कहते हैं अल्फा और बीटा तो ये मुखालिफ सिमत में जाएंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड, वाइल गैमा डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। गैमा जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो तीन तरह की रेडिएशन इसमें से निकलते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, और एक जो है वो हमारे पास पे न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है एयर रेडिएशन इसमें से एमिट होंगे। ठीक है, अच्छा जी, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है? अब ये जितना हमारी मिट्टी वगैरह है, हवा है ना, इसमें
सदियों से एक्टिविटी हो रही है, पता नहीं सदियां बल्कि क्या ट्रिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर गए, मिलियन मीनिंग बिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहे हैं, ऐसा ऐसा वो ख़त्म हो गए, लेकिन उनके ट्रेसिस मौजूद हैं। ट्रेसिस का मतलब बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है, और वो रेडिएशन हर वक्त खारिज करते रहते हैं, मिट्टी से भी, हवा से भी। तो वो हमारे पास क्या है कि उनको हम, जो रेडिएशन होती है बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बहुत कम है। अच्छा, रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। मुख्तलिफ जो सब्सटेंस हैं और वो माहौल में मौजूद हैं, जो रेडिएशन खारिज करती हैं, ठीक है, इनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी रेडिएशन खारिज करने वाली सब्सटेंस है, उनके ट्रेसिस मौजूद हैं, यानी बहुत ही कम मिकदार में है। तो ये जो है हमें हमारे माहौल में रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। एवरीवेयर इन रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेसिस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कहते हैं हर जगह पे बहुत कम मिकदार में, ट्रेसिस का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स में बहुत कम मिकदार में रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। दिस नेचुरल रेडियोएक्टिविटी रेडिएशन इज कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन, इसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इट इज़ एन मच पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज सनशाइन एंड रेन, ठीक है। कहते हैं ये हमारे माहौल में सूरज का हिस्सा और बारिश का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर्चुनेटली आवर बॉडी कैन टॉलरेट इट, खुशकिस्मती से हमारा जिस्म इनको बर्दाश्त करता है। एक्चुअली ये ख़ास लेवल होता है रेडिएशन का, तो उस लेवल से आगे अगर आप बढ़ जाएंगे तो फिर वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। अगर उस लेवल से पीछे ही रहेंगे तो ये हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। और जितनी रेडिएशन, ये जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल पानी में मौजूद हैं, हवा में और ज़मीन में मौजूद हैं, ये हमारा जिस्म उनको टॉलरेट करता है, बर्दाश्त कर सकता है, जो उसमें से रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो अगर उस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर हमें मुख्तलिफ बीमारी होने का चांस होता है। ओनली प्लेस वे रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी इंजीरियस टू हेल्थ। कहते हैं उन जगहों पे जहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा है वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह, मतलब जहाँ पे यूरेनियम, रेडियम हम ज़मीन से निकालते हैं ना, तो ज़ाहिर है कि वहाँ कोई स्पेशल स्पेशल ड्रेस पहनना पड़ता है ताकि वो रेडिएशन हमें चली ना जाए। तो वो जगहें ज़्यादा ख़तरनाक हैं हमारी सेहत के लिए। अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस। कहते हैं बाहर से भी रेडिएशन आती हैं, यानी ऊपर जो आउटर स्पेस है वहाँ से रेडिएशन आते हैं। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड कॉस्मेटिक रेडिएशन, कॉस्मिक, सॉरी कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मिक रेडिएशन। इनको कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। विच प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, जिसमें ना प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल एंड लार्जर न्यूक्लियाई, इससे बड़े न्यूक्लियाई भी होते हैं, यानी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम इन द एटमॉस्फेयर। ये कॉस्मिक रेडिएशन जो है हवा में, जो एटम है ना हवा के, उससे इंटरेक्ट करती हैं टू क्रिएट ए शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। उसे कहते हैं कि और भी वहाँ से रेडिएशन खारिज होती है जिनको सेकेंडरी रेडिएशन कहते हैं। इंक्लूड एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, समझ आया। यानी जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो हवा के पार्टिकल से इंटरेक्ट करती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन वो सन से आती हैं, तो वो फिर मज़ीद आगे एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन खारिज करती हैं, ठीक है, समझ आया। इनको सबको हम बैकग्राउंड रेडिएशन में कंसिडर करते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गैमा ओनली। अब ये देखें कि हमारे जो 21% कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद है स्पेस में, 2% फॉल आउट। अच्छा जी, 20% रेडॉन गैस। रेडॉन गैस क्या होती है?
ये भी रेडियो एक्टिव होती है। और 57% जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन रॉक्स एंड सॉइल। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, यानी जो कुदरती तौर पर पहाड़ों से या ज़मीन से आती है, वो तो 57% है। लेकिन अगर आप कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो कितनी है, 21%, फॉलो 2%। और रेडॉन गैस जो है ये भी रेडियो एक्टिव है, ये 20% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में या माहौल के अंदर। अच्छा जी, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। ठीक है। ट्रांसमुटेशन, द spontaneous process in which a parent's unstable nuclide changes into more stable daughter nuclei with the emission of radiation is called ट्रांसमुटेशन। अब ट्रांसमुटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एक्चुअली ये है कि ये जो रेडिएशन उसमें से खारिज होती है और वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, कोई एलिमेंट। ठीक है, इसको ट्रांसमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो है वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, तो उसको हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स एलिमेंट से किस में चेंज होता है? डॉटर एलिमेंट्स में। या पेरेंट्स न्यूक्लियाइड्स किस में चेंज हो जाता है? डॉटर न्यूक्लियाइड में। ठीक है, विद एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन खारिज करते हुए, इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। इसको न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया? ये चेंज है, रेडिएशन खारिज होंगी तो वो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी पार्टिकल निकलते जाएंगे और वो किसी और एलिमेंट में चेंज होगा, उसको हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। ठीक है। We present radioactive decay by mean of a nuclear equation in which unstable parents nuclide, कोई X है, changes into daughter nuclide Y। रेडिएशन खारिज करेगा, पहले X था, फिर वो चेंज होकर किसी और एलिमेंट Y में तब्दील हो गया। विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल भी इमिट हो सकते हैं, बीटा भी, और गैमा पार्टिकल या गैमा रेज भी इमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये निकल जाते हैं अल्फा पार्टिकल, तो आपको पता है कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है। पहले भी शायद मैंने बताया, ये क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल। तो ये एटम से ही, मुख्तलिफ एटम से ये निकलता है। ठीक है। बीटा पार्टिकल आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, अब ये देखें, हम पहले, सबसे पहले है अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा डीके, सॉरी। अच्छा जी, जनरल इक्वेशन, कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें से ये अल्फा पार्टिकल निकल गए। मैंने पहले बताया कि ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? ये हीलियम, एच ही सेकेंड पार्टिकल है, ये 2 है ना, पीरियोडिक टेबल में ये दूसरे नंबर पे आता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये ए है, इसमें से आप 4 को माइनस कर देंगे। ये देखिए, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, कोई एलिमेंट बन जाएगा, हमें पता नहीं कौन सा, इक्वेशन बनाई हुई है। और एनर्जी भी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी भी निकलेगी। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है। और ये डॉटर न्यूक्लियाइड जो बना है, यानी जो चीज़ निकली है ना, आपने वो पीछे में से माइनस कर देंगे, तो वो नया पार्टिकल बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? वो ये फर्ज करें रेडॉन की मिसाल है, रेडियम की मिसाल है, ये रेडिएशन खारिज करेगा, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब ये आप इसमें से माइनस कर दें, 86 हो गया। अभी 86 से आप पहचानेंगे कि ये रेडॉन है। क्या है ये? रेडॉन है। ऊपर कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, ये इसमें से हम 4 माइनस करेंगे, 2 रेडॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेडॉन। एनर्जी खारिज होगी और अल्फा पार्टिकल खारिज होने के बाद जो एलिमेंट बचेगा, ये एक उसके एटम लिया है, तो वो तो बहुत सारे एटम हो गए जहाँ पे ये रेडियम पड़ा होगा। ठीक है, इट मीन इन अल्फा डिके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर z of the parent nuclide reduces by 2। एटॉमिक प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या होगा? दुगना कम हो जाए, 2 टाइम कम हो जाएगा। एंड इट्स मास और न्यूक्लियॉन्स नंबर डिक्रीज बाय 4। और एटॉमिक मास जो है वो 4
टाइम नहीं, वैसे वो गलत मैंने कहा। यानी 4 जितना यहाँ पे होगा ना वो माइनस कर देंगे। 4 है तो 4 को आप इधर से माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर। पहले में से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 माइनस हो जाएगा, और जो एटॉमिक मास है वो 4 माइनस हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ये बना है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद है बीटा डिके। क्या? बीटा डिके। अब जनरल इक्वेशन जेड। अच्छा, इसमें बड़ी थ्योरी ज़रा चेंज है। तो ये बीटा पार्टिकल जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा है। अब आप तो ज़ाहिर है पढ़ते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो उसके गिर्द घूम रहा है। तो अब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जेन में रखना है, मैं बताने लगा। अब ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बाहर? चलो, ये -1 यहाँ लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन लेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर एक प्रोटॉन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पैदा हो जाएगा। प्रोटॉन क्या है? +1। चलो इधर लगा देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, तो वो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है तो प्रोटॉन भी पैदा होगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो दोनों में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ +1 इसलिए आया है कि एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो यानी नेक्स्ट एलिमेंट कोई बनेगा। मसलन हमारे पास ये कार्बन है। क्या है ये? कार्बन है। ये जो है वो क्या है कि कार्बन 14, ये है 14/6। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे पास बन गया है। लेकिन इसमें आप देखें उसने इसको चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया, लेकिन इसके साथ +1 आएगा। क्या आएगा? +1। कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। ये ऊपर देखें इक्वेशन में, वो शायद बुक वाले को याद नहीं रहा लिखना। तो ये अगर इधर देखें हमारे पास क्या है कि एक बढ़ेगा। मैंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है, तो फिर एक प्रोटॉन भी पैदा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन भी बनाएगा ये। ठीक है, तो फिर न्यूट्रॉन जो है, तो यहाँ पे +1, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 7। ये आप ख्याल कीजिएगा, तो एनर्जी जो है रिलीज होगी। इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियोइड हैज़ इट्स प्रोटॉन Z नंबर इंक्रीजेस बाई 1। ये देखें, ये Z नंबर क्या है? इंक्रीजेस बाई 1। ऊपर लिखा नहीं, वो गलती से शायद इससे गलती हो गई है। ठीक है, तो बट इट्स mass नंबर ऑन न्यूक्लियॉन्स A रिमेन्स अनचेंज। ये ऊपर जो A जो है वो क्या होगा? ये तब्दील नहीं होगा। क्या है? ये तब्दील नहीं होगा। क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये गैमा रेस। अब ये तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्या है? कोई चार्ज नहीं है, ये बस एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो ये क्या करेगा? गैमा रेस खारिज करेगा, और ना इसका मैस नंबर वगैरह कोई तब्दील नहीं होगा। क्या होगा? ये मैस नंबर वगैरह कोई तब्दील नहीं होगा। ये ए है, जेड है, सॉरी, ये गलत लिख दिया इसने। ये ए, और ये नीचे क्या है? जेड। ठीक है, ये बुक से मैंने वो कॉपी किया है, तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा कि शायद ठीक है।
क्लियर। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में, स्टार का मतलब ये है कि ये इसको, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि रेडिएशन खारिज कर रहा है, कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, रेडिएशन खारिज कर रहा है। तो जब ये गैमा रेज खारिज करेगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा, गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं। तो इसलिए क्या है कि इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये आपने तो सर कहा था कि 83 से ऊपर वाले होने चाहिए, ये नीचे वाले हैं, मैंने वो कल भी बताया था। ये सारे के सारे जो हैं होते हैं 83 से जो नीचे हैं, ये नीचे ही हो गए ना, मतलब 82, 81, जितने भी वन हाइड्रोजन तक, तो जितने एलिमेंट है, तो उसमें क्या है कि ये वाला हम रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। तो ये जो है इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। कल मैं इसकी जब नेक्स्ट है ना इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। तो ये इनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, मैंने कल भी बताया था कि जब हम इसको क्या करें कि हमारे पास जो एटॉमिक रिएक्टर वगैरह है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको रखते हैं एटॉमिक रिएक्टर में, क्योंकि वहाँ पे तो रेडिएशन आ रही होती है, तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं। अब कोबाल्ट है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाएगा, रेडिएशन भी खारिज करेगा, जैसे गैमा रेज खारिज कर रहा है, एनर्जी भी होगी, और फिर ये स्टेबल हो जाएगा। हम अपने मुख्तलिफ यूज़फुल पर्पज़ के लिए कल भी बताया था इस्तेमाल करते हैं इनको। हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये इस पे मैथ नंबर पे और चार्ज नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रह जाएगा। क्लियर? गैमा रेज आर यूजुअली इमिटेड अलोंग विद आइदर एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। कहते हैं अल्फा पार्टिकल से भी गैमा रेज इमिट हो सकती हैं और बीटा पार्टिकल से। क्लियर? मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा। ये जो गलत है इसको आप ओमिट कर दीजिएगा, तो सही ये है। ठीक है। क्लियर? अच्छा, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस कंपेरिजिंग ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन विद ए चार्ज ऑफ जेड ई। जेड जो है वो प्रोटॉन को जाहिर करते हैं, यहाँ पे ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितना होगा वो प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होगा। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। ये देखें, ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है, एच ई, और ये 4 ऊपर और नीचे 2। अच्छा जी। एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद लार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में डिके बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। ऐसा कोई न्यूक्लियस जो बड़ा है वो क्या करेगा, जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, डिके हो सकता है अल्फा पार्टिकल इमिट करते हुए। क्या है? अल्फा पार्टिकल इमिट करते हुए डिके हो सकता है। बीटा रेडिएशन इज ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। बीटा रेडिएशन जो है वो स्ट्रीम है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बीटा रेज जो है, बीटा ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी। गैमा रेडिएशन और फास्ट मूविंग लाइट इलेक्ट्रॉन। गैमा रेडिएशन फास्ट मूविंग लाइट इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स है, सॉरी। गैमा रेज क्या है? फोटॉन्स। फोटॉन जो है गैमा रेज, हमारे पास ये फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन। वो फोटॉन जो है पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसको हम फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वेवलेंथ बहुत कम है। इमिटेड बाय अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियाई, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से खारिज हो रहे होते हैं। ठीक है। क्लियर? समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको।
अच्छा जी। आयनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? The phenomena by which radiation split matter into positive and negative ion is called ionization. अब ज़ाहिर है ionization आपको पता है, या तो मैटर के एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज में तब्दील होते हैं या किस में तब्दील होते हैं, नेगेटिव चार्ज में। इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। आयन बनाना आपको पता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा, वो आयन की वैलेंसी जो होती है वो आयन भी आयन ही होता है वो। ठीक है। ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा कैन आयनाइज द मेटल। तमाम रेडिएशन क्या कहते हैं? आयन बना सकती हैं। क्या है वो? आयन में बना सकते हैं। ठीक है। however alpha particle have the largest power of ionization। अल्फा पार्टिकल में आयनाइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। इट इज़ ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। कहते हैं ये जो आयनाइजेशन की पावर ज़्यादा होती है, ये लार्ज पॉजिटिव चार्ज और लार्ज मास की वजह से होती है अल्फा पार्टिकल में। आपको मैंने पहले भी बताया कि हीलियम न्यूक्लियाई है अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल आयनाइज ए गैस मच लेस देन अल्फा पार्टिकल। अब बीटा में आयनाइजेशन पावर इतनी नहीं होती। The ionization power of gamma is even less than that of beta particle। अब gamma में तो और भी कम होती है, इतने आयन नहीं बना सकते। यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन की जो पावर है वो अल्फा में है, फिर इसके बाद बीटा आता है, फिर गैमा आता है। आयनाइजेशन ऑफ थ्री रेडिएशन ऑफ गैसेज शोन इन द फिगर। ये देखें, इसमें अल्फा पार्टिकल में आयन बनाने की पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये गैमा, ये बीटा में उससे कम है। ठीक है। और गैमा में तो और भी कम है। ठीक है। क्या है? और भी कम है। अच्छा, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। पेनिट्रेट का मतलब जज़ब कर जाना, कि ये कितनी मोटी दीवार से गुजर जाते हैं, कितनी वो जो है वो इनमें पावर है। स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट ए सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। कहते हैं किसी भी मटेरियल की में से जज़ब होने की या उसके अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत होती है रेडिएशन की, उसको पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। अल्फा पार्टिकल हैज़ शॉर्ट रेंज। अल्फा पार्टिकल शॉर्ट रेंज है, तो लिहाजा पेनिट्रेशन पावर भी कम होगी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग एंड आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन ज़्यादा है इसलिए ये आगे नहीं जा सकते, वहीं पे डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। Gamma rays can penetrate a considerable thickness of concrete। कहते हैं गैमा रेज जो है वो काफ़ी मोटी किंक्रेट में से गुजर जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। क्योंकि न्यूट्रल है तो इसलिए ये जो है वो ज़्यादा उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाएंगे। बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद मैटर। बीटा रेडिएशन भी इंटरेक्ट करती है मैटर से ड्यू टू इट्स चार्ज, अपने चार्ज की वजह से, एंड हैज़ ए शॉर्ट रेंज। इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गैमा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन के मुकाबले में। ये देखें, ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये निशान जो पीछे बना हो ना, ये इस जहाँ बना हो इसका मतलब वहाँ रेडिएशन है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया होता है कि कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी पेपर में से गुजर रहे हैं। क्या है? किसी पेपर में से गुजर रहे हैं, लेकिन नहीं गुजर सकते, वहीं आयनाइज हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल पेपर में से गुजर रहे हैं, कोई एल्युमिनियम की मोटी सी शीट है उधर से नहीं गुजर सकते। गैमा रेज दोनों में से गुजर जाती है। मैंने बताया गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। और ये एल्युमिनियम की शीट से भी गुजर जाएगा, लेड में से नहीं गुजर सकेगा। मैंने पहले भी बताया कि लेड जो है ऐसा एलिमेंट है, भारी सा होता है, सीसा जिसको बोलते हैं, शायद आपने देखा होगा। ये अक्सर जो सुनारी वगैरह है ना उनके पास होता है ये। तो भारी सा होता है, लोहे से भारी होता है ये, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसमें से जो रेडिएशन नहीं गुजर सकती। और जितने रेडिएक्टिव एलिमेंट है वो इसी में हम इसको रखते हैं। मसला हमने रेडिएक्टिव एलिमेंट को सेव करके रखना है, तो हम क्या करेंगे? इसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी बच्चों, ये आज आपका लेक्चर था। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल हैज़ ए रेंज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। बीटा particle have a range of several meter in air. However, gamma rays have a range of several hundred
मीटर इन एयर, यानी 700 मीटर तक जा सकते हैं गैमा रेज। बाकी ये इनकी रेंज कम है दोनों की। हाँ जी बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बेटा। तो ये आज एक नया बच्चा आया है, सोहा। ये कौन है? हाँ जी सोहा, बात करें। आप इसी क्लास के हैं बेटे? अभी गायब हो गया। चलें जी, थैंक यू। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।